हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर क्यों बनाए जाते हैं, इनके बनाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या होता है, और आखिर में आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में बहुत व्यापक होते हैं, यानी कि उनके पास कई सारे काम होते हैं, कई उद्देश्यों को ध्यान में रख करके उनको बनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान और तथा शांति और सुरक्षा स्थापित करने में, विभिन्न देशों के मध्य सौहार्द का वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का काम है कि पूरे विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा स्थापित करना, तथा जो देश लड़ाई कर रहे हैं उनके बीच में मित्रता स्थापित करना और उनके बीच में सौहार्द का वातावरण निर्मित करना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनसे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है? मदद करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है इसलिए है कि हम कई सारी समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने इससे पहले कोरोना वायरस को देखा। कोरोना वायरस में कोई एक देश इससे नहीं निपट पाया, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आकर के मिल करके इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ऐसे ही विश्व के अंदर तमाम समस्याएं हैं जिसके लिए कोई एक देश आगे आएगा, या उसके लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालना। हमें पता है कि आज के समय में एक देश का दूसरे देश से विवाद चलता रहता है। उदाहरण के लिए आप रूस और यूक्रेन का युद्ध ले सकते हैं। तो उनको शांतिपूर्ण ढंग से उनका समाधान निकाल लिया जाए, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत है, और युद्धों की रोकथाम में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं भी कि वो युद्धों को रोकने में मदद करते हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा हानि होने वाले युद्धों को रोक सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से। इसके बाद विश्व के आर्थिक विकास में सहायक है। पूरे विश्व के आर्थिक विकास के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पड़ती है। कई बार हम देखते हैं प्राकृतिक आपदा या महामारी से निपटने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तमाम देश विश्व के अंदर ऐसे हैं जो एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा पा रहा है क्योंकि उनके पास एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। आज हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से तबाह हो रहा है, और ज़रूरत है इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की। ये किसी एक देश की सहायता से नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें ज़रूरत है पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। तो वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ती है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं हमारे पास। हम पहला हमारे पास है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ये अपने कार्य में विफल रहा। यानी कि जिस कार्य के लिए इसे बनाया गया था, शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, उसको नहीं कर पाया, इसलिए बुरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा संगठन है जो आज भी काम कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं विश्व बैंक, जो पूरे विश्व के देशों की ऋण देकर के मदद करता है। विश्व व्यापार संगठन, जो पूरे विश्व के लिए व्यापार के नियमों को तय करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये IMF बोलते हैं इसे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो मानव अधिकारों की रक्षा करता है। ह्यूमन राइट वॉच, ये अमेरिका का एक NGO है जो हमें मानव अधिकारों के ऊपर नज़र रखता है, किस देश के अंदर मानव अधिकारों का सम्मान हो रहा है और किस देश में नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी एक NGO है जो पूरे विश्व में काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। अगर इसकी बात करें तो सदस्यों की, तो इसमें 193 देश सदस्य हैं इसके। इसका मुख्यालय है अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना की गई। UNO जो है वो उसे लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक देशों में शामिल था। जब UNO की स्थापना हुई तो भारत भी इसमें से संस्थापक देशों में से एक था। मई 2013 में इसके सदस्यों की दोबारा से काउंटिंग की गई, तो इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई थी तब।
193वां जो सदस्य देश था वो दक्षिणी सूडान था। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को ही बन चुका था। आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। जितने भी हमारे पास आज विश्व के अंदर झगड़े हैं उनको रोकने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। राष्ट्रों के बीच में सहयोग को राह दिखाना। कई बार हम देखते हैं कि भी राष्ट्रों के बीच में सहयोग है लेकिन उसके लिए राह नहीं मिल रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ राह दिखाता है। अगर किसी देश में अगर युद्ध छिड़ भी जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना कि उनके बीच में जो जान और माल की हानि है वो कम से कम हो सके, यानी कि उस शत्रुता को कम करने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। फिर पूरे विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। पूरे विश्व में ताकि सामाजिक चीज़ें जैसे कि किसी भी देश के अंदर गरीबी भूखमरी जैसी समस्याओं से निपटना या उस देश के अंदर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ का है। फिर आपदा या फिर महामारी के समय किसी भी देश को अगर मदद की जरूरत है तो उसे मदद पहुंचाना। चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम की। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा सचिवालय, चौथा है आम सभा, पांचवा है न्यायशीता परिषद और छठा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखिए दोस्तों, इसमें जो नाम है वो ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन आपको इन अंगों के नाम याद रखने हैं, ठीक है, चाहे वो पहले आए या बाद में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इससे कुल 15 सदस्य हैं। इसमें 5 देशों को इसमें स्थायी सदस्यता मिली हुई है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये इस संगठन के स्थायी सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हर 2 सालों के बाद चुन लिए जाते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर का है, ये लोग मना कर सकते हैं किसी भी प्रस्ताव पर, इनके पास ये शक्ति है। शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी है। लगातार सभी देश कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुधार होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने को मांग उठी है कि भाई स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए और इसके अलावा अस्थायी सदस्यों की संख्या को भी बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया है। यानी लगातार सभी देश ये कह रहे हैं कि भी गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। बात करते हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से हैं। बात करते हैं वीटो पावर क्या चीज़ होती है। देखिए दोस्तों, वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार, यानी मना करने की शक्ति। वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। ये वह अधिकार है जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसले को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल मिलाकर के इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें प्रत्येक को एक वोट एक मूल्य है, यानी हर एक देश का वोट की वैल्यू एक ही मानी जाएगी। आइए देखते हैं कि किस देश ने अपने वीटो पावर का कितनी बार इस्तेमाल किया है। तो अमेरिका ने 82 बार, चीन ने 4 बार, रूस ने 122 बार, फ्रांस ने 18 बार और ब्रिटेन ने 32 बार। सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों में अंतर क्या है। स्थायी सदस्य जो होते हैं दोस्तों, स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता है। इनके पास वीटो शक्ति होती है, वीटो पावर है। इनकी संख्या कुल मिलाकर के 5 है। ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले आए तो उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को यह रोक सकते हैं। बात करते हैं हम अस्थायी सदस्यों की। ये सुरक्षा परिषद में केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं, इसके बाद ये तुरंत अपदस्थ कर दिए जाते हैं। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होती है, यानी यह इनके पास वीटो की सब पावर नहीं होती, ये मना नहीं कर सकते किसी भी प्रस्ताव को। इनकी कुल सदस्य संख्या 10 है। इनकी भूमिका स्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को नहीं रोक सकते। अब बात करते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार से योगदान देता आ रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है।
चाहे वो शांति सुरक्षा का विषय हो या निशस्त्रीकरण का, यानी हथियारों के ऊपर रोक लगाने की, या दक्षिण कोरिया का संकट हो, या फिर सुएज नहर का मामला ही क्यों ना हो, इराक पर कुवैत का आक्रमण ही क्यों ना हो, हर बार संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत खड़ा रहा है। इसके अतिरिक्त या किसी भी देश में मानव अधिकारों की रक्षा की बात हो, उपनिवेशवाद या रंग भेद की नीति के खिलाफ उसका विरोध करना हो, या कि शैक्षणिक या आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भारत की भूमिका लगातार पूरे विश्व में बनी रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए योग्यता, देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत लगातार अपने स्थायी सदस्यता की बात करता रहा है कि उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी दिया है कि एक स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक देश के अंदर, तो लगभग भारत देखा जाए तो उन सभी योग्यताओं को पूरा करता है, फिर भी उसको आज तक स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। देखते हैं भाई क्या योग्यता है। सबसे पहली योग्यता जो है स्थायी सदस्य बनने के लिए कि एक देश की जो आर्थिक शक्ति है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, उस देश के पास एक बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, आबादी के दृष्टिकोण से वह एक बड़ा राष्ट्र भारत है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान देता आया हो, लोकतंत्र का सम्मान करता हो वो देश। तो भारत एक बहुत, आप सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो भारत जैसा विविधता से भरा देश पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। फिर ना जाने क्यों भारत को अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों की हम बात कर लेते हैं। पहला जो प्रमुख एजेंसी है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को प्रदान करता है और उससे जो भी इंफॉर्मेशन को पूरे विश्व को देता है। आपने इसको कोरोना वायरस के टाइम पे भी बहुत एक्टिव था ये संगठन, सुना होगा इसके बारे में। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। ये संगठन शैक्षिक और सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों की देखरेख करता है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये बच्चों के लिए बनाया है। ये उन बच्चों के लिए है जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए फंड इकट्ठा करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये विकास के कार्यक्रमों को देखता है। फिर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग UNHRC। ये मानव अधिकार आयोग एक प्रकार से पूरे विश्व के अंदर मानव अधिकारों से संबंधित जांच करता है, देखता रहता है कि भाई किसी भी देश के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। सिक्स्थ संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग, ये बेसिकली यह संगठन शरणार्थियों के लिए बनाया गया है। तो शरणार्थी का मतलब है कि जो नागरिक अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं और शरणार्थियों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो यह उन शरणार्थियों की दशा का निरीक्षण करता रहता है ये संगठन, की उनके साथ कहीं बुरा तो नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास सम्मेलन, ये एक प्रोग्राम है जो व्यापार और विकास के ऊपर प्रत्येक वर्ष में सम्मेलन होते रहते हैं। इस पे संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय क्या हैं? देखिए, जब से रूस, जिसको हम भूतपूर्व सोवियत संघ, जब से सोवियत संघ का अंत हुआ तब से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि विश्व उस समय से क्या हो गया, जब से सोवियत संघ खत्म हुआ, एक ध्रुवीय हो गया, सबको पता है। तो ऐसे में हम उसे संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं? पहला, शांति संस्थापक आयोग का गठन करके, मानव अधिकार परिषद की स्थापना करके, सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सभी देशों में सहमति होकर के हम एक लोकतंत्र कोष का गठन कर सकते हैं। आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, न्यायिकता परिषद की समाप्ति करके। तो ये इन देशों की डिमांड है कि ऐसा, जब इन्होंने अपनी सालगिरह पर ये सारे उद्देश्य रखे थे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिकी ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता। सबको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर भी अमेरिका का दबदबा है, क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में सबसे अधिक योगदान है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय भी कहाँ है? अमेरिकी भू क्षेत्र में। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि ये वो मंच है जो सभी देशों को, अगर
कुछ भी समस्या है वो अमेरिका से कहना चाहते हैं या उससे बातचीत करना चाहते हैं या उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, तो यह संगठन आज भी उनको एक मंच प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठनों की अगर हम बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जो बिना किसी सरकारी सहायता के चलती हैं और निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगी हुई हैं। सबसे पहला दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1944 में रूपरेखा बनाई गई और 45 में इसके हस्ताक्षर हुए। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके वर्तमान सदस्यों की बात करें तो इसमें 189 सदस्य हैं। उद्देश्य है इसका क्या कि वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख और वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना उन देशों को जिनके पास वित्त को लेकर के संकट है। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक भी और अन्य बैंकों की तरह ही एक पूरे विश्व स्तर का एक बैंक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसके सदस्यों की बात करें तो 189 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों विश्व बैंक को बनाने का? मानवीय विकास जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। थर्ड वन इज विश्व व्यापार संगठन WTO। और WTO की स्थापना 1995 में, इससे पहले इसको गैट बुलाते थे। इसका फुल फॉर्म होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके सदस्यों की बात करें तो 164 सदस्य हैं इसके। इसका उद्देश्य यह है कि पूरे वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है WTO। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी कि यह संगठन यह देखता रहता है कि कोई भी देश परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा है या अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए तो नहीं कर रहा है, यानी कि पूरे विश्व को खतरा तो नहीं है। फिर हम बात करते हैं अमनेस्टी इंटरनेशनल की। अमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो पूरे विश्व के अंदर ह्यूमन राइट्स की जांच करता रहता है, कहीं किसी देश के अंदर मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी। एक इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। बेसिकली ये एक NGO है, पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। और ह्यूमन राइट वॉच, इसकी स्थापना 1978 में हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। इस संगठन का भी, इस एजेंसी का भी उद्देश्य यह है कि एक NGO है, मानव अधिकारों की वकालत करता है, उनसे संबंधित रिसर्चेज या अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व को मानव अधिकारों के खिलाफ जहाँ पे इसका उल्लंघन हो रहा है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये युद्ध और आंतरिक हिंसा से पीड़ित लोगों की सहायता करती है और जहाँ पर सशस्त्र हिंसा होती है उस पर रोक लगाने और नियमों को लागू करने का प्रयास करती है। फिर बात करते हैं ग्रीन पीस, जिसके संगठन की स्थापना 1971 के में हुई। और ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाए रखने की कोशिश करता है कि हमें पर्यावरण को बचाए रखना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये परमाणु खतरे से भी बड़ा खतरा है दोस्तों। और पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का तैयार करती है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस जैसे और संगठन होने चाहिए जिससे कि भाई हमारे देश में या विश्व के अंदर जो पर्यावरण की क्षति हो रही है उसको रोका जा सके। धन्यवाद दोस्तों। और हमारा ये चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी हमने पूरी रिवीजन कर ली है। चलिए, नमस्कार दोस्तों।